Shweta Sinha. Before starting second period of science, we take a look of last period as a revision. When plants of the same kind are cultivated in one place on a large scale is known as crop. We have two type of crops, kharif crop and rabi crops. We have 8 agricultural practices. The process of loosening and turning of soil is known as tilling or plowing. Plow, hoe and cultivator are the main tools for plowing of fields. Seed drill is used for sowing of crops. Manure and fertilizers are the substances used for the increase of the fertility of the soil. These are our revision point. Now we start our class. Today first topic is irrigation. What is irrigation? Irrigation क्या होता है? We all know that Indian agriculture depend on rainy season. But in India, rain is not uniformly whole year. So we artificially wait to provide water to the plant. That is known as irrigation. It means the supply of water to crops at regular interval of time is called irrigation. अगर आप अपने प्लांट को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वाटर प्रोवाइड करते हो तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. आपके इरिगेशन का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ इरिगेशन टू प्रोवाइड वाटर टू द फील्ड. ओके, ये आपके क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन चेंज होता है. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Okay, plant के भी proper growth and development के लिए water essential है. Water is absorbed by the plant roots. Plant water कहाँ से absorb करता है? Root से. Along with root, minerals and fertilizer are also absorbed. Water के साथ साथ plant mineral और fertilizers भी absorb करता है. प्लांट कंटेन्स नियरली 90% ऑफ वाटर. कितने परसेंट वो वाटर एब्जॉर्ब करता है? 90%. सो वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्री. नाउ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. वी रिमेंबर इरिगेशन के दो मेथड है. नंबर 1 ट्रेडिशनल एंड सेकेंड मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मीन्स हमारा एंशिएंट ओल्ड मेथड जो हम इरिगेशन के लिए यूज करते थे. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different method in different regions for taking it to the fields. पहले के टाइम में जो वाटर वेल्स, लेक और कैनाल्स में था उसको वहाँ से लिफ्ट करने के लिए अलग अलग मेथड अलग अलग रीजन में यूज होते थे. द कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड. इस मेथड के लिए कैटल यानी एनिमल और ह्यूमन का यूज होता था. सो दिस मेथड्स आर चीपर. इसलिए ये मेथड काफ़ी चीपर यानी सस्ता होता था क्योंकि इसमें कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था. बट लेस एफिशिएंट. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर फर्स्ट मोट, जिसको हम सेकेंड नेम में पुली सिस्टम भी कहते हैं, जो सी इन द फिगर. ओके, ये आपका सबसे एंशिएंट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है. इसमें डायरेक्ट पर्सन बकेट से वाटर निकाल कर फील्ड में इरिगेशन करता था. सेकेंड योर चेन पंप मेथड. फिगर में देखो, यहाँ लिटिल बिट हमने थोड़ा डेवलपमेंट किया. यहाँ बकेट से वाटर निकाल कर पुल्ली की हेल्प से, और यहाँ पर एक देखो लॉन्ग कैनाल जैसा पाइप लगा रहता था, उसकी हेल्प से वाटर प्रोवाइड करते थे. नाउ नेक्स्ट ढेकली मेथड. ओके, ढेकली मेथड में यहाँ पे एक लॉन्ग स्टिक लेते थे, उसके एक साइड पे स्टोन टाइड अप करते थे. पुल्ली की तरह ही काम करता है ये भी. यहाँ पे देखो एक बकेट बाइंड अप करते थे, फिर फार्मर इस बकेट की हेल्प से वाटर लेकर फील्ड में इरिगेशन करते थे. नेक्स्ट योर राहत, जिसको लेबर सिस्टम भी बोलते हैं. इसमें आपका एनिमल का यूज होता था. देखो यहाँ पे एक व्हील से जो पुल्ली की तरह काम कर रहा है, इससे बहुत सारे बकेट लगे होते थे एक साथ. पहले के तीनों मेथड में एक बकेट एक टाइम पे यूज होता था. इस मेथड में यानी राहत लेबर सिस्टम में एक टाइम पे हम बहुत सारे बकेट का यूज कर सकते थे, जिससे हमारा थोड़ा बहुत टाइम सेव होता था. नाउ योर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली एज वेल एज टाइम एंड लेबर. मॉडर्न मेथड से हम वाटर, टाइम और लेबर तीनों चीज़ को सेव
कर सकते हैं। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकेंड ड्रिप सिस्टम। मॉडर्न मेथड मोस्टली दो आपके हैं, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। First method is sprinkler system. This system is more useful on the uneven land when sufficient water is not available. जहाँ का लैंड अनइवन होता है एंड वाटर प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपका स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर ज्वाइनिंग टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, यहाँ पे एक मेन पाइपलाइन होता था जिससे आपके नॉर्मल पाइपलाइन कनेक्टेड होते थे। ओके, सभी पाइपलाइन में एक परपेंडिकुलर स्मॉल स्मॉल पाइप देखो कनेक्ट होता था। हर पाइप के ऊपर एक नोजल्स लगा होता था। नोजल कैसा दिखता है? जस्ट लाइक योर शावर। ओके, वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। फिर ये मेन पाइप से आपका वाटर स्मॉल पाइप में पास आउट करता था। इट स्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। फिर यहाँ का पानी आपके नोजल के थ्रू बाहर निकलता है, देखो फिगर में। ओके, ये देखने में आपका कैसा लगता था? रेन की तरह। ये रोटेट कंटिन्यू घूमता रहता था। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इट इज रेनिंग। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर किसके लिए? स्प्रिंकलर सिस्टम आपका सबसे ज़्यादा यूजफुल है लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन and several other crops. Now your second method, drip system. In this system, the water falls drop by drop directly near the root, so it is called drip system. Okay, इसमें वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली कहाँ पे जाता है? रूट्स में। इसमें वाटर वेस्ट ना के बराबर। इट मीन्स हम 98% वाटर ड्रिप सिस्टम के थ्रू सेव कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांटेड गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है, सो इट इज अ बोल। ओके, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इरिगेशन सिस्टम है। विच इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। मोस्टली वैसे जगह पे इसका यूज होता है जहाँ पे वाटर की कंडीशन बहुत खराब है। ओके, अब मेथड की बात की जाए तो देखो यहाँ एक मेन पाइपलाइन है। फिर यहाँ पे जितने फ्यूरोज बनाए, फ्यूरोज का मतलब वो लाइन जहाँ पे आपने प्लांट को ग्रोन अप किया है। We all know that plant is sown at regular interval of time. Okay, जो फ्यूरो बना होता है उसमें हम रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पे प्लांट को सोन करते हैं ऐसे। फिर इसी तरह से हम एक मेन पाइपलाइन यहाँ पे डालते हैं और हर मेन पाइपलाइन में एक होल करते हैं जो आपके सेम क्रॉप के डिस्टेंस के पास होता है। जब आपका मेन पाइपलाइन ऑन होता है तो एक एक प्लांट के रूट के पास वाटर सप्लाई होता है। इससे आपका वाटर वेस्टेज बहुत ही कम होता है। सो मॉडर्न मेथड में आपका सबसे बेस्ट मेथड ड्रिप सिस्टम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वीड्स। वीड्स क्या होता है? द अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे प्लांट जो अनवांटेड और अनडिजायरेबल यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्लांट हमको नहीं चाहिए, विदाउट कंडीशन अगर आपके फील्ड में ग्रोन अप है तो उसको हम बोलेंगे वीड्स। मोस्टली एग्जाम्पल में वीड्स आप दे सकते हो ग्रास। जैसे कोई भी फील्ड अगर ओपन एरिया में से खुला छोड़ दो और रेनी सीजन या मॉइस्चर के टाइम आप देखते होगे कि ऑटोमेटिकली आपके प्लांट ग्रोन अप हो जाते हैं, जो ग्रास की तरह दिखता है। वो सारे प्लांट हमारे लिए क्या है? वीड्स। वीड्स आर डेंजरस फॉर क्रॉप्स एंड इट्स प्रोडक्शन। वीड्स आपके क्रॉप के लिए काफ़ी डेंजरस है। वाई? बिकॉज वीड डू कॉम्पिटिशन विथ क्रॉप्स। आपके क्रॉप्स के साथ कॉम्पिटिशन करता है। क्रॉप्स, सारे क्रॉप्स के लिए अलग अलग कंडीशन होते हैं। ओके, अगर उनको कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं देते हैं। बट वीड्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वीड्स नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में भी इजीली ग्रोन अप कर सकता है और वो आपके क्रॉप्स के साथ काफ़ी हाई रेशियो तक कंपटीशन करता है। सो टाइम टू टाइम रिमूवल ऑफ वीड्स आर नेसेसरी। इसलिए हमको टाइम टू टाइम वीड्स को रिमूव करना पड़ता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वेडिंग। जो प्रोसेस के थ्रू हम वीड्स को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं वेडिंग। वेडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट्स। फॉर किसके लिए आपका वीड्स क्रॉप के साथ कंपटीशन करता है? वाटर, मिनरल्स, स्पेस एंड लाइट। ओके, ये 4 थिंग्स है जिसके लिए वीड्स एंड क्रॉप में कंपटीशन होता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। कभी कभी आपके क्रॉप्स हार्वेस्टिंग में भी आ जाता है।
ड्यू टू दिस पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और ये आपके एनिमल और ह्यूमन बींग के लिए क्या है, पॉइजनस। सपोज कर लो कुछ वीड्स अगर आपके फील्ड में रह जाते हैं और आपने हार्वेस्टिंग कर दिया, तो क्रॉप के साथ आपकी वीड्स भी मिक्स हो जाएंगे और वो वीड्स आपके एनिमल्स और आपके लिए ऐसा बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए पॉइजन। फार्मर एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर बहुत अलग अलग वे से वीड्स को कंट्रोल करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टिलिंग ऑफ द सॉइल। ओके, ये आपके 8 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में फर्स्ट स्टेप है। इससे भी आपका वीड्स क्या होता है, अपरूट। ठीक है, सारे वीड्स आपके निकल जाते हैं और वहीं पे वीड्स किल हो जाते हैं। बीच में दे ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। फिर वैसे वीड्स को हम ड्राई अप करते हैं और फिर सॉइल में मिक्स करते हैं, क्योंकि इस समय वो एज ए मैन्योर काम करेगा। द बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। वीड्स का रिमूव उसके ऊपर फ्लावर और सीड के आने से पहले कर देना चाहिए, अदरवाइज नंबर ऑफ वीड्स आपके फील्ड में इंक्रीज हो जाएगा। द मैनुअल रिमूवर इंक्लूड फिजिकल रिमूवर ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअली हम इसको रिमूव करते हैं, ग्राउंड में एकदम टच करके वीड्स को कट आउट करते हैं वन बाय वन। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ, और इसके लिए हम किस टूल की हेल्प लेते हैं, खुरपी। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वेडिसाइड। कभी कभी वीड को कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल का भी यूज करते हैं जिसको हम वेडिसाइड कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये पूरे फील्ड में आपके मैन्योर और फर्टिलाइजर के जैसा स्प्रेड आउट करते हैं। ओके, जिससे आपके वीड्स मर जाते हैं। इससे आपका क्रॉप पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये स्पेशली ऐसे केमिकल होते हैं जो केवल वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बट बी केयरफुल, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में आप वेडिसाइड यूज करते हो तो सम टाइम वो आपके सॉइल और क्रॉप दोनों को भी इफेक्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट आवर हार्वेस्टिंग। सपोज आपका क्रॉप मैच्योर हो गया, यानी आपका क्रॉप पूरी तरीके से रेडी है कटिंग के लिए, तब हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 months टू मैच्योर। मोस्टली क्रॉप मैच्योर होने के लिए, यानी पूरी तरीके से तैयार होने के लिए कितने मंथ्स लेते हैं, 3 to 4 months। हार्वेस्टिंग इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो हम मैन्युअली वर्क करते हैं, जिसके लिए कौन सा टूल्स यूज करेंगे, सिकल, या तो मशीन, और उस मशीन का नाम क्या है, हार्वेस्टर। द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। सीड को, ग्रेन सीड को हमको चैफ क्या होता है, जैसे आपका व्हीट का क्रॉप्स है तो ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को हटाओगे तब अंदर से आपको एक सीड निकलेगा जिसको हम व्हीट कहते हैं, या राइस, ग्राम, सभी के ऊपर आपका कवर होता है, उस कवर को बोलते हैं चैफ। दिस प्रोसेस इज, जब आप व्हीट सीड को चैफ से अलग करते हो तो उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग। नाउ ए डे वी यूज कंबाइन मशीन। एक न्यू मशीन आपके मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं, कंबाइन, विच इज हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। वो आपका दोनों का काम करता है, आपके फील्ड से क्रॉप की हार्वेस्टिंग भी करता है और थ्रेसर मतलब उस ग्रेन सीड को चैफ से सेपरेट भी करता है, तो 2 in 1। मोस्टली फील्ड में अब हम कंबाइन मशीन यूज करते हैं जो हमारे ट्रैक्टर में फिट होता है। नाउ स्टोरेज। सपोज कर लो आपने क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कर ली, तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है स्टोरेज। अगर आपने हार्वेस्टिंग क्रॉप को प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया तो आपकी पूरी प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने ओपन फील्ड में ऐसे ही छोड़ दिया तो वो क्रॉप कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, स्पॉइल। उसका यूज ना तो एनिमल के लिए कर सकते हैं और ना ही ह्यूमन बींग के लिए। इसलिए हार्वेस्टिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है स्टोरेज। Storage of produce is an important task. If the harvested grain are to be kept for longer time, they should be safe for moisture. अगर आपको लॉन्गर टाइम के लिए रखना है तो उसको मॉइस्चर से सेव करना पड़ेगा। इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मॉइस्चर के अलावा आपको किससे सेव करना है, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये चारों आपके हार्वेस्टिंग क्रॉप को इफेक्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for
जर्मिनेशन, अगर आपने फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स को यानी तुरंत फील्ड में कटिंग किया और अगर आप उसको डायरेक्ट स्टोर करते हो बिना ड्राई अप किए हुए, तो आपके सीड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर आ जाता है, जो आपके सीड को यानी ग्रेन्स को, वीड्स को, पल्सेस को क्या करता है, अंदर अंदर स्पॉइल करता है। आफ्टर सम टाइम के बाद वो ना तो खाने लायक होता है और ना ही जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब नेक्स्ट टाइम सोइंग के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, इसलिए स्टोर करने से पहले उसको अच्छे से ड्राई अप करना पड़ता है ताकि उससे मॉइस्चर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन, मोस्टली फार्मर ग्रेन को कहाँ स्टोर करते हैं, जूट बैग और मेटालिक बिन्स। ओके, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरी, बड़े बड़े गोडाउन में हम सिलोस और ग्रेनरीज यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देम, किससे प्रोटेक्ट करना है हमको, पेस्ट, छोटे और बड़े टाइप के पेस्ट, यानी आप एक टाइप से कीड़े बोल सकते हो। छोटे कीड़े को हम इंसेक्ट बोलेंगे, बड़े वाले को एनिमल, और मोस्टली एनिमल में आपका क्रॉप को नुकसान कौन पहुंचाता है, रेस्ट। इस रेट और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम हार्वेस्टेड क्रॉप को सिलोस और ग्रेनरी में स्टोर करते हैं। ओके, ये था आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड फार्मिंग। ओके, याद रखना, फार्मिंग मीन्स अगर हम फार्मिंग क्रॉप्स का करते हैं, अगर प्लांट की फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको हम फार्मिंग या एग्रीकल्चर करते हैं। बट हम कभी कभी अपने फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एनिमल को भी फार्म करते हैं यानी पालते हैं, तब उसको हम एग्रीकल्चर नहीं बोलते हैं, तब उसका नाम क्या पड़ता है, एनिमल हस्बेंड्री। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, रियर्ड मतलब पालना। कभी कभी फूड को पाने के लिए हम एनिमल्स को पालते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जैसे मिल्क पाने के लिए हम किसको पालते हैं, मिल्क एनिमल यानी काउ, बफेलो, गोट और सम टाइम कैमल, तो ये हमारा कहलाएगा एनिमल हस्बेंड्री। ओके, सम टाइम हम मीट के लिए, सम टाइम एग्स के लिए भी एनिमल को रियर्ड करते हैं। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। फॉर एन एग्जाम्पल कैटल फार्मिंग। ओके, अगर आप काउ, बफेलो इन सभी का रियर्ड पाल रहे हो मिल्क के लिए, तो हम बोलेंगे हमने क्या किया, कैटल फार्मिंग। अगर आप खाने के लिए फिश पाल रहे हो तो उसको बोलते हैं फिशिंग कल्चर, या नॉर्मली हम बोलते हैं फिशिंग। हेयर योर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर।